वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम स्पेशल बात करते हैं इस 9 बजे की क्लास में आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के राजस्थान की राज व्यवस्था में राजस्थान हाई कोर्ट यानी राजस्थान उच्च न्यायालय के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। विस्तृत व्याख्या सहित यहाँ पे विश्लेषण हम करने वाले हैं। इस कोरोना की घड़ी में हम एक साथ इस समय को लेते हुए चलते हुए जो कोई भी एग्जाम है राजस्थान का, जहां भी पॉलिटिकल की बात आती है तो उच्च न्यायालय से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आज इसके संदर्भ में पूरा विस्तृत चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर बाकी सब एग्जाम के लिए ये वीडियो। पहला क्वेश्चन देखिए। थोड़ी सी बात बता देता हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है, क्योंकि ये कोरोना काल चल रहा है और इसमें सभी प्रकार के विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं। हालांकि बाद में या आप जैसे कॉलेज लेक्चरर के जो विद्यार्थी देख रहे हैं वो बहुत ही अनुभवी है और बुद्धिजीवी है, शायद उनको ज्यादा बताने की जरूरत न हो। लेकिन फिर भी जो कुछ विद्यार्थी जो बीएसटीसी, पीटेड, वनपाल, वन रक्षक और कुछ रीट के भी नए विद्यार्थी जुड़े हैं, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। नंबर 1 होती है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका यानी जिसको कहते हैं विधायिका, जिसका काम होता है कानून बनाना। कानून कौन बनाती है? हम कहते हैं ना संसद बनाती है। इसका मतलब व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? संसद कहते हैं, जिसका अनुच्छेद 79 यानी 79 में उल्लेख है गठन का। सरकार के दूसरे अंग में होती है कार्यपालिका। व्यवस्थापिका ने जो कानून बना दिया, उसको कार्य की उस कानून को जारी करने का काम यानी उस कानून पर अमल करने का काम कौन करती है? कार्य करने का अधिकार कार्यपालिका को होता है। और तीसरा आती है न्यायपालिका, जो इन दोनों से क्या होती है? पृथक होती है। आपने संविधान का अनुच्छेद 50 पढ़ा होगा, कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण। तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या कानून बनाया है और क्या कार्य किया है इस कानून पर, इन दोनों पर निगरानी रखने का काम न्यायपालिका करती है। तो हमारे भारत में न्यायपालिका कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। एक केंद्र के अंदर होती है, वैसे नीचे सत्र न्यायालय, मजिस्ट्रेट, मुंसिफ न्यायालय ये होते हैं, लेकिन 2 प्रकार के खास करके। एक तो होता है उच्चतम न्यायालय। थोड़ा सा बता देता हूँ, जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए जरूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल में बारीक बारीक चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें जो समझने में हम गलती कर जाते हैं, पढ़ते हैं फिर भी हमें समझ में नहीं आती है। उच्चतम न्यायालय और एक होता है उच्च न्यायालय। अब पूरे भारत का एक उच्चतम न्यायालय है, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को और मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके 3 नाम है। इसको हम सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। इसको हम सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी इतने में कंफ्यूज होते हैं, 3 3 नाम। सर्वोच्च अंतिम अपील यहाँ की जाती है, इसके बाद में कुछ नहीं है। सुप्रीमो है अपने आप में और उच्च से उच्चतम है। 3 नाम याद रखना: सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत होता है। अच्छा, एक तो उच्च न्यायालय हो गया। इस उच्चतम न्यायालय हो गया। इस उच्चतम न्यायालय के नीचे आता है उच्च न्यायालय। क्या आता है? उच्च न्यायालय आता है, जो राज्यों के अंदर होता है। कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर है? वर्तमान में हमारे देश में 25 उच्च न्यायालय है। अब इसको उच्च न्यायालय भी कहते हैं और इसको हाई कोर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाई कोर्ट। एक से अधिक राज्यों में एक हाई कोर्ट हो सकता है, उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट। आज हम राजस्थान हाई कोर्ट के बारे में या उच्च न्यायालय के बारे में सारी चर्चा करेंगे, जो हमारे इस वीडियो में दी है। तो ये चीज मैंने आपको समझाई। संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत उच्च न्यायालय का गठन है। यहाँ 124 है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश वीएन रमन और हमारे राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है 37वें इंद्रजीत मोहंती। इतनी बात आपको याद रखनी है। ये चीज मैंने आपको बताई। बाकी सारे अनुच्छेद, हाईकोर्ट के जितने भी अनुच्छेद है, उनकी चर्चा मैं स्टेप बाय स्टेप पर्सन में करता रहूंगा। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा ये दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। बहुत सारे विद्यार्थी, या कह सकते हैं जो विद्यार्थी राजस्थान से बिलोंग नहीं करते हैं या पॉलिटिकल से बहुत कम वास्ता रखते हैं, उनके लिए जरूरी है। तो तीनों चीजें आपकी क्लियर हो चुकी है। अब बात करते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय यानी उच्च न्यायालय के संदर्भ में, जो आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में स्पेशल टॉपिक दिया है। पहला क्वेश्चन मैंने स्टार्ट कर दिया करंट से। राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्तमान में जस्टिस इंद्रजीत मोहंती राजस्थान के 37वें मुख्य न्यायाधीश है, जिनको शपथ याद रखना वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र ने दिलाई। किसने? कलराज मिश्र, जो राजस्थान के 21वें राज्यपाल है। अब यहां से क्लियर हो गया कि मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? हमेशा राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। और इस जस्ट जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे न्यायाधीश, उनको
नियुक्ति कौन करता है? तो हमेशा राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जबकि हटाने का अधिकार है वो किसको है? हटाने का अधिकार संसद में महाभियोग लगता है, उसमें हटाया जाता है। दूसरी बात आपसे पूछे कि मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाता है, बाकी अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो हमेशा मुख्य न्यायाधीश उनको शपथ दिलाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। जस्टिस इंद्रजीत मोहंती। अगला प्रश्न, संविधान के भाग 6 के अध्याय 5 में किन अनुच्छेदों में उच्च न्यायालय का वर्णन है? अभी मैंने आपको बता दिया, समझ में आ गया होगा। टोटल हमारे संविधान में 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग है। उनमें से भाग नंबर 6 और अध्याय नंबर 5 में उच्च न्यायालय के लिए किन अनुच्छेदों का वर्णन है? तो 214 से लेकर 237 तक का भाग उच्च न्यायालय आता है। पेपर में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। अब आगे का गहराई से तो अलग बात है कि उच्च न्यायालय पूछा जाए तो उच्च न्यायालय के अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 214 से 237। ध्यान रखना, 214 के अनुसार राज्यों में उच्च न्यायालय होंगे। वर्तमान में हमारे देश में 25 उच्च न्यायालय है। याद रखना, पेपर में पूछा जाएगा सीधा सीधा। और उच्चतम न्यायालय कितने हैं? एक ही है, यानी सुप्रीम कोर्ट कितना है? एक ही है। सारे क्वेश्चन आगे आते रहेंगे। इस अनुच्छेद के तहत संसद दो या दो से अधिक राज्य हेतु या किसी राज्य में संघ शासित प्रदेश हेतु एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। देखो, वैसे देखो हमारे वर्तमान राजस्थान जो भारत है उसमें 25 उच्च न्यायालय है, 25 है। लेकिन ये सोचो 25 ये हमारे भारत में तो राज्य हो गए 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। टोटल हमारे पास 36 डिपार्टमेंट बनता है और हमारे पास 25 उच्च न्यायालय। तो ये क्या कह रहा है? किस अनुच्छेद के तहत संसद दो या दो से अधिक राज्यों हेतु या किसी राज्य में संघ शासित प्रदेश हेतु एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है? यानी दो तीनों का मिलाकर एक ही कर सकता है। जो छोटे राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, उनके लिए तो किस अनुच्छेद के तहत? तो याद रखना, अनुच्छेद 231 के तहत। अनुच्छेद 231 के तहत क्या कहा है? संसद दो या दो से अधिक राज्यों हेतु किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश हेतु एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। ठीक है, जैसे असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इनके लिए गुवाहाटी में एक ही जगह उच्च न्यायालय। अब पांडिचेरी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। ये पांडिचेरी और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इधर आपका दमन द्वीप, दादर नागर हवेली है, इधर चंडीगढ़ में जैसे पंजाब हरियाणा का एक साथ हो गया, तो इनके क्या है? खुद के नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली एक ऐसा है जिसका खुद का कोर्ट है, और जम्मू कश्मीर उनके तो है ही। अगला देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता किस अनुच्छेद में है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता किस अनुच्छेद में है? कि वो चलता फिरता व्यक्ति तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन नहीं सकता, सीधा तो नहीं बन सकता, उसके पास कुछ होगा वो बनेगा। पहले तो याद रखना है कि उसका अनुच्छेद कौन सा है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की इसकी आयु नहीं होती है कि 35 वर्ष का आयु होगी तब न्यायाधीश बनेगा। 17 साल का भी बन सकता है, 20 साल का भी बन सकता है। लॉ की डिग्री होनी चाहिए। अभी कुछ साल पहले आपको पता है, 2-3 साल पहले एक राजस्थान के जयपुर के 17 साल के जज बन गए थे, न्यायाधीश बन गए थे। ये ध्यान रखना, इनकी आयु न्यूनतम नहीं होती है। 200 अनुच्छेद 217 के तहत देखो, एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। मैं आराम से वीडियो को बता रहा हूँ, सबको समझ में आ जाना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत के किसी राज्य क्षेत्र में या कहीं भी कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता होना चाहिए। वो 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में, कहाँ पे? उच्च न्यायालय में अधिवक्ता मतलब वकील रहा होना चाहिए। वकील 10 वर्ष तक, ये योग्यता होनी चाहिए। या फिर किसी अन्य उच्च न्यायालय या कुछ छोटे नीचे न्यायालयों में 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य किया होना चाहिए। न्यायिक पद पर जो नीचे न्यायालय होते हैं ना, उनमें या उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक, ठीक है, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य हो तो राष्ट्रपति उसे न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है अनुच्छेद 217 के तहत। किसमें? अनुच्छेद 217 के तहत नियुक्त कर सकता है, याद रखना। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाता है? पता लग गया ना, मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाता है, जबकि अन्य न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। अन्य न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। ठीक है, तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 219। अनुच्छेद का मामला जो बड़े एग्जाम है, आरएस, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट है, या आपका जो कॉलेज लेक्चरर, इनमें इन सब में अनुच्छेद पूछे जाते हैं बकायदा, सीधे सीधे। तो अनुच्छेद 219 के तहत मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाता है, अन्य न्यायाधीशों को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, अनुच्छेद 217 में आपको शपथ के बारे में मैंने बढ़िया तरीके से बता दिया। 221 में क्या है? वेतन और भत्ते। 221 में क्या है? वेतन और
भत्ते हैं, न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते मिलते हैं। वेतन जैसे आपको पता है 2,50,000 रुपए मुख्य न्यायाधीश को मिलते हैं और 2,25,000 रुपए अन्य न्यायाधीशों को मिलते हैं। आगे क्वेश्चन आएगा, उसमें फिर चर्चा करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 19 अगस्त 1949 को की गई। उस समय इसका मुख्यालय कहाँ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले तो आपको पता लग गया ना कि राजस्थान या राजस्थान के भारत के किसी भी उच्च न्यायालय का गठन 214 अनुच्छेद में होता है। स्थापना राजस्थान उच्च न्यायालय, अब ध्यान रखना दोनों शब्द उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट कंफ्यूज मत हो जाना बिल्कुल ही। 19 अगस्त 1949 को हुई। उस समय मुख्यालय इसका जयपुर था। कहां पे था? जयपुर में इसका मुख्यालय था। ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन बाद में कहा जाता है, पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर यह मुख्यालय कहां चला जाता है? जोधपुर। इस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करते हैं। न्यायालय ये अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। किस अनुच्छेद के तहत? साथ साथ में आपको अनुच्छेद भी बता रहा हूं और साथ में इनकी कार्यवाही। किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय कार्य कर सकता है? और मैं ये आपको बता देता हूँ, जो आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं, शायद पुराने वालों को तो पता है, स्पेशल हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई है। उस प्ले लिस्ट में जाके आपके जो थर्ड पेपर का करंट है सारा उपलब्ध है, हिस्ट्री के टॉपिक उपलब्ध है, पॉलिटिकल के उपलब्ध है, ज्योग्राफी के उपलब्ध है, और जो कुछ नहीं है वो और उपलब्ध है। स्पेशल प्ले लिस्ट बनी हुई है, आपकी देख सकते हैं, सारा वीडियो उपलब्ध है। और इसके अलावा इनकी पीडीएफ भी उपलब्ध है। स्पेशल पीडीएफ हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की उपलब्ध है। ध्यान रखना, राजस्थान है करंट अफेयर्स की स्पेशल उपलब्ध है, जिसमें आपको आर्थिक समीक्षा 2020-21, बजट 2021-22, उसके अलावा योजना, इसके अलावा वन रिपोर्ट, कृषि रिपोर्ट, पशु रिपोर्ट, पुरस्कार, खेल परिदृश्य और 2019, 2020 और 2021 अप्रैल तक का करंट अफेयर्स पीडीएफ के रूप में सारा मिलेगा। अगर कोई विद्यार्थी खरीदना चाहता है तो इसका चार्जेस है 100 रुपये। 100 रुपये आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे कर सकते हो इस नंबर पे 8094 बताया तो मैं 8094496272 पे आप फोन पे, गूगल पे या पेटीएम से इन नंबरों पे 100 रुपये चार्जेस कीजिए और व्हाट्सअप नंबर कीजिए मुझे। तुरंत आपको 10 मिनट में सारी पीडीएफ एक साथ उपलब्ध हो जाएगी, जो आपके लिए बेहद कारगर साबित होगी, रामबाण साबित होगी। ये ध्यान रखना, रामबाण होती है। क्वेश्चन इतने बढ़िया तरीके से बनाए हुए हैं कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पेपर जब होगा ना आपको, तो आप देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। तो किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है? तो अनुच्छेद 215 के तहत। ठीक है, उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। इसके जो निर्णय होते हैं आधिकारिक माने जाते हैं और इनके आधार पर न्यायालय अपना निर्णय देता है। और इसके अलावा इसके बाद अपील आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में जाती है, तो इसके निर्णय वो आधिकारिक माने जाते हैं। इस अनुच्छेद के तहत आधिकारिक माने जाने का मतलब राज्य के अंदर, इससे ऊपर नहीं है, लास्ट है, इससे ऊपर नहीं है। इसके राज्य के अंदर कोई मामला होगा तो ये यही सल्टा दिया जाएगा। हालांकि आजकल लोग बहुत होशियार हो गए और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने लगे हैं। इस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को भाग 3 में लिखित मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए रिट जारी करने का अधिकार है। रिटें जारी करते हैं ना नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए। इस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को भाग 3 में, भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार भाग 3 में पता है ना आपको, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक अधिकारों की रक्षा करने के लिए रिट जारी करने का अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत? पक्का पेपर में आता है, लगा लेना चाहे स्टार, किसी में भी पूछा जा सकता है। 226 के तहत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए रिट जारी करने का अधिकार है। ये याद रखना। ये कई प्रकार की रिटें होती है ना, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये 4-5 प्रकार की होती है। उस पर रिट जारी करने का अधिकार है। कई बार क्वेश्चन आता है मूल अधिकारों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय में समानता है या नहीं? ये दोनों में समानता है। उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट दोनों रिट जारी कर सकती है। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से, ये थोड़ा सा गलत हो गया, न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ना, राजस्थान के उच्च न्यायाधीशों को आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही अजय रस्तोगी जी थे, रफीक मोहम्मद थे, इनको रफीक मोहम्मद राजस्थान के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए थे और उनको कहां भेज दिया? उड़ीसा का सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सॉरी, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया। सुना होगा आपने, अपडेट रहते हो। तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अन्य न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है? किस अनुच्छेद के तहत? ये अनुच्छेद याद रखना है, अनुच्छेद 222 के तहत कर सकता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश या एक राज्य से सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता है, स्थानांतरित करने का अधिकार है।
ये राष्ट्रपति किससे पूछेगा? मुख्य न्यायाधीश से। किस अनुच्छेद के तहत? 222 के तहत। अगला देखो, किस अनुच्छेद के तहत जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाता है, राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीश में से एक मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक पद पर नियुक्त कर देता है, या रिक्त होने के बाद कैसे भी नियुक्त कर सकता है, कैसे नियुक्त कर सकता है, या फिर कार्यवाहक के लिए भी नियुक्त कर सकता है। कैसे? एक न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाता है या अन्य कारणों से वो मुख्य न्यायाधीश काम नहीं कर रहा होता है, जब कुछ दिन के लिए छुट्टी पर जाता है, काम नहीं कर रहा था, तो कार्यवाहक बैठता है और बिल्कुल पद ही छोड़ देता है, तो फिर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 223 के तहत। ये क्वेश्चन मैं आपको बार बार बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ, और सुबह रोज 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है। देखना नहीं भूले, जो नए विद्यार्थी हैं वीडियो को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। इसके अलावा शाम 8 बजे हमारी राजस्थान जीके का टेस्ट होता है स्पेशल, और 9 बजे ये क्लास आपको इस प्रकार मिलती है। राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा को शपथ किसने दिलाई? राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा को शपथ किसने दिलाई? यहां से क्वेश्चन क्लियर हो गया कि हमारे राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा थे। उनको शपथ किसने दिलाई? गुरुमुख निहाल सिंह ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, स्वाई मान सिंह द्वितीय ने, हीरालाल शास्त्री ने। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही जवाब देते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वाई मान सिंह द्वितीय उस समय राज प्रमुख थे। क्या थे? 1949 में राज प्रमुख थे, और राज प्रमुख का मतलब हुआ कि राज प्रमुख के बाद ही 1956 में ये पद किसके रूप में आया? राज्यपाल के रूप में आया। पद तो बड़ा जो संवैधानिक, तो राज प्रमुख स्वाई मान सिंह द्वितीय ने कमलकांत वर्मा को शपथ दिलाई थी, जो हमारे राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इस समिति की सिफारिश पर राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय जयपुर से जोधपुर स्थानांतरित किया गया। मैंने आपको बताया था ना, जब ये हाईकोर्ट की स्थापना होती है 1949 में, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में होता है। लेकिन एक समिति होती है, बहुत ही खास समिति, बहुत ही चर्चित समिति, उच्च न्यायालय का मुख्यालय जयपुर से जोधपुर स्थानांतरित किया जाता है। तो कौन सी है? पी सत्यनारायण समिति। इस समिति को याद करने का तरीका देखो, ये सत्य बात है कि आज हमारा हाईकोर्ट कहाँ पे है, मुख्यालय कहाँ पे? हाईकोर्ट जोधपुर में। पी सत्यनारायण, सत्य बात है बस। अब कंफ्यूज डॉक्टर शंकर देवराय समिति, इसकी सिफारिश पर जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था, उसके 5वें चरण जो मत्स्य संघ था, उसको मत्स्य संघ को संयुक्त राजस्थान था, संयुक्त वृहत राजस्थान था, चौथे चरण में मिलाया गया था। यह भी ध्यान रखना 5वें चरण को। पी सत्यनारायण समिति की बात पर हमारी जयपुर राजधानी बनती है और हाईकोर्ट इसका बनता है। राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर में एक स्थायी पीठ स्थापित करके कार्य प्रारंभ कब किया गया? राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर में एक स्थायी पीठ स्थापित की थी ना, स्थायी पीठ, क्योंकि हाईकोर्ट तो कहाँ हो गया? हाईकोर्ट तो जोधपुर में हो गया, लेकिन एक पीठ स्थापित की थी कहाँ पे? जयपुर में। वो कब से काम करनी शुरू कर दी उसने? उसने कब से काम करना स्टार्ट किया था? वैसे जिसको कहते हैं खंडपीठ, खंडपीठ स्थापित की थी। हालांकि ये अस्थायी रूप से थी, वैसे पूर्ण रूप से स्थायी नहीं थी, इसको समाप्त भी कर दिया था। तो ध्यान रखना, इस खंडपीठ को कब शुरू किया गया था? उच्च न्यायालय की जयपुर में एक स्थायी पीठ स्थापित करके प्रारंभ कब की गई? 31 जनवरी 1977 को। हालांकि पूर्ण रूप से, स्थायी रूप से 2008 में। तब तो कहते हैं ना कि हमारी हाईकोर्ट की एक नई एक खंडपीठ कहाँ पे है? तो बेंच कहाँ पे है? मुख्य पीठ तो जोधपुर में, और खंडपीठ कहाँ पे है? जयपुर के अंदर, जो 31 जनवरी 1977 को हुई। और स्थायी रूप से ये सिर्फ स्थापित करके कार्य प्रारंभ किया था, स्थायी रूप से ये स्थापित हुई 2008 में। इस बात को याद रखना इंपॉर्टेंट है। उच्च न्यायालय जोधपुर प्रधान पीठ के क्षेत्राधिकार में कितने राजस्थान के जिले आते हैं? अब ध्यान रखना, उच्च न्यायालय जोधपुर प्रधान पीठ के क्षेत्राधिकार में कितने राजस्थान के जिले आते हैं? कुछ राजस्थान जोधपुर के क्षेत्राधिकार में होते हैं और कुछ जयपुर के क्षेत्राधिकार में होते हैं, दोनों में आते हैं। टोटल 33 जिले हैं। अब किन में कितना कितना आता है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जवाब हो जाएगा, जोधपुर प्रधान पीठ के क्षेत्राधिकार में 18 जिले आते हैं। कितने आते हैं? 18 जिले आते हैं, ये याद रखना। इसके अलावा जितने भी बच जाते हैं, जितने भी बच जाते हैं, वो 15 जिले वो आते हैं जयपुर पीठ में। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत डीपली है, वैसे पूछा जा सकता है। जैसे विद्युत मंडल है ना, जयपुर, जोधपुर और जयपुर, उनके पूछे जाते हैं। इससे भी पूछा जा सकता है। जोधपुर प्रधान पीठ के क्षेत्राधिकार में 18 जिले आते हैं और बाकी का न्यायालय 15
जयपुर केंद्र होते हैं। तो सीधी सी बात है, जयपुर वाले जो पूर्व वाले सारे हो जाएंगे, पूर्व दक्षिण पूर्व में वो सारे आ जाएंगे। और इधर जोधपुर के, तो जोधपुर में जो जोधपुर वाले हैं इधर अपने क्षेत्र वाले सारे यहाँ आ जाएंगे। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, आपसे इस बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला, राजस्थान उच्च न्यायालय के गठन के समय उसमें मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीश थे? जब उच्च न्यायालय का गठन हुआ था 1949 में, उस समय मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीश थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, कितने न्यायाधीश थे जब गठन हुआ था? तो याद रखना 7 थे, मुख्य न्यायाधीश सहित कितने थे? 7 ही थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब बेंच बैठी थी उसमें तो 8, राजस्थान उच्च न्यायालय के गठन के समय इसमें मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीश थे? तो याद रखना 12 थे। 11 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, 12 थे। ध्यान रखना जब गठन हुआ था 1949 में, लेकिन इसके बाद में कुछ समस्या आई और घटकर 7 हो गए। एक 6 न्यायाधीश और एक, यानी 7 न्यायाधीश समेत कितने हो गए थे? 7 हो गए थे। लेकिन जब गठन हुआ था उस समय 12 थे। ये क्वेश्चन थोड़ा याद रखना, कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन है और बहुत सारे विद्यार्थियों ने पहली बार पढ़ा होगा। तो इसके बाद में क्या हुआ कि 26 जनवरी 1950 को, मैं बता भी देता हूं, सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ और राज्य 20 श्रेणी का राज्य, राजस्थान 20 श्रेणी का बन गया। और इसमें क्या हुआ कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 7 न्यायाधीश कर दी गई, टोटल मुख्य न्यायाधीश सहित कर दी गई। उसके बाद में समय समय पर वृद्धि होती गई और वर्तमान में प्रस्तावित पद कितने राजस्थान हाईकोर्ट में? 50 है। जो लगभग 30-32 रहते हैं, 50 है स्वीकृत पद है। ये 2-3 साल पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो सर्वाधिक लंबी अवधि तक आसीन रहे, राजस्थान उच्च न्यायालय के वो मुख्य न्यायाधीश जो सबसे लंबी अवधि तक आसीन रहे, तो नाम जानते हो आप, कैलाश नाथ वांचू। कौन थे? कैलाश नाथ, जो सबसे लंबी अवधि तक रहते। वैसे तो फिक्स होता है, आपको पता है 62 वर्ष है आयु, कितनी है? 62 वर्ष है। लेकिन फिर भी क्या हो जाता है कि लंबी अवधि तक एक बार ऐसी कंडीशन आ जाती है, लगभग तो क्या लास्ट तक बनते हैं, लेकिन कुछ एक न्यायाधीश युवा भी आ जाते हैं, न्यायाधीश युवा भी आ जाते हैं। अब आपको याद रखना है कि पदावधि कितनी होती है? 6 वर्ष या 62 वर्ष होती है। 6 वर्ष या 62 वर्ष इनकी क्या होती है? पदा अवधि होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत की? बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 60 साल ही थी, अब कितनी कर दी है? 62 कर दी है। जैसे सुप्रीम कोर्ट की 65 है ना, वैसे राजस्थान जो राज्यों के हाईकोर्ट है उनकी 62 वर्ष आयु है। इस संविधान संशोधन के तहत, तो याद रखना 15वां संविधान संशोधन हुआ था 1963। और किस अनुच्छेद? 217। 217 में संशोधन, अनुच्छेद 217 में संशोधन हुआ। 15वां संविधान संशोधन 1963। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे और 60 वर्ष से बढ़ाकर आयु कितनी कर दी? 62 वर्ष कर दी। और 99वां संविधान संशोधन भी पूछ ले, संविधान का अनुच्छेद 124A जोड़ा गया। 99वां संविधान संशोधन पूछ ले कभी, तो भी आपको क्या बताना है? न्यायालयों के बारे में, जो कॉलेजियम प्रणाली थी उसके बारे में बताना है। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। हालांकि मैंने लगभग आपको क्वेश्चन बता दिए, अब फिर आपके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हमेशा किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। निम्न में से एक असत्य का पता लगाओ भाई। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 को हुई थी। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण राजस्थान है। उच्च न्यायालय की पीठ जोधपुर है। या उच्च न्यायालय का एक न्याय सन जयपुर में है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं पीछे बता चुका हूं। तो याद रखना 1949 में स्थापना हुई थी हाईकोर्ट की, न कि 50 में। तीनों ही सही है। गलत कौन सा है? तो गलत ये। राज्य में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? राज्य में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका उत्तर क्या दोगे? बहुत ही आसान आसान आसान, क्योंकि कॉलेज लेक्चरर के बुद्धिजीवियों के लिए ये पेपर है, तो उनके लिए बहुत आसान है। बस्सी के अंदर, कहाँ पे? बस्सी में। अब आपको कुछ मैं और बातें बता देता हूँ राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान में सर्वाधिक, ध्यान रखना, पूरे देश में संपूर्ण लोक अदालत गठित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य। एक तो ये याद रखना, कुछ फैक्ट बता रहा हूं अलग से। राजस्थान में सर्वाधिक लोक अदालत कोटा में है। राजस्थान में सर्वाधिक लोक अदालत
कोटा में है। राजस्थान की प्रथम स्थायी लोक अदालत पूछे, राजस्थान की प्रथम स्थायी लोक अदालत, तो वो सन 2000 में उदयपुर में खुली थी। सन 2000 में उदयपुर में, पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रथम ग्राम न्यायालय तो बस्सी जयपुर में खुला था। प्रथम स्थायी लोक अदालत कहाँ खुली थी? सबसे पहले मई 2000 में उदयपुर में खुली गई थी। और याद रखना, देश में प्रथम पारिवारिक न्यायालय स्थापित करने वाला भी राजस्थान है। पारिवारिक मसले अकेले निपटाने वाला भी देश में राजस्थान प्रथम है, और वो सबसे पहले जयपुर में स्थापित की गई थी, ये याद रखना। इसके अलावा राजस्थान में देश का प्रथम राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर में, विधि विश्वविद्यालय पूछे यानी लॉ की डिग्री लेने के लिए प्रथम विश्वविद्यालय वो भी जोधपुर में है। और राजस्थान राज्य का प्रथम महिला विधि कॉलेज पूछे तो ज्योतिबा फुले विधि कॉलेज जयपुर में है। इतनी बातें मैंने अलग से आपको फैक्ट बता दिए। राजस्थान का प्रथम महिला विधि कॉलेज ज्योतिबा फुले विधि कॉलेज जयपुर के अंदर है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी बढ़िया तरीके से। अगला देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो इसके बारे में अब ज्यादा बताने की आपको जरूरत नहीं है। 29 अगस्त 1949 को की गई थी। कमलकांत वर्मा पहले न्यायाधीश। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश के अलावा उनको छोड़कर उनके नियुक्ति किस होती है? तो राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से की जाती है न्यायाधीशों की नियुक्ति। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य प्रधान पीठ कहाँ पे है? तो आपको पता लग गया, जोधपुर में प्रधान पीठ है। और खंडपीठ कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देगा? हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, सीधा पूछ ले तो बता दो आप, न्यायाधीश सब किसको देगा? तो ध्यान रखना, मुख्य न्यायाधीश को। कोई भी न्यायाधीश हो वो त्याग पत्र, इस्तीफा किसको देते हैं? मुख्य, ये राष्ट्रपति को देते हैं, ध्यान रखना। अगला, राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर खंडपीठ कब स्थापित की गई? तो मैंने अभी आपको बताया था खंडपीठ कब स्थापित की गई, 31 जनवरी 1977। कब? 31 जनवरी 1977 को शुरू होगी, अस्थायी रूप से थी वैसे, और 2008 में ये स्थायी बन गई। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश किस अवधि तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश किस अवधि तक अपने पद पर रह सकते हैं? तो अभी मैंने आपको बता दिया कब तक, याद रखना 62 वर्ष की आयु तक। एक बड़ी बात देखो, यहाँ पर कोई 6 वर्ष नहीं है, कोई 5 वर्ष नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ऑप्शन देखो, 6 वर्ष तक, 62 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 61 वर्ष या 6 वर्ष की आयु तक। सिर्फ 62 वर्ष की आयु तक ये रह सकते हैं, कोई 6 वर्ष का सिस्टम नहीं है। 62 वर्ष जब तक होती है तब तक ये रह सकते हैं। और एक और नई बात बता देता हूँ, मेरे दिमाग में आ गई साथ साथ में, 7 दिसंबर 2019 की बात है, और 7 दिसंबर 2019 में राजस्थान हाईकोर्ट के नए भवन का लोकार्पण हो चुका है, नए भवन में ट्रांसफर हो चुकी है। जोधपुर के झालमंड में खुद राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद ने इसका उद्घाटन किया था। अब जो हमारा राजस्थान हाईकोर्ट चल रहा है वो झालमंड जोधपुर में नए रूप में चल रहा है। राजस्थान में जिला स्तर फौजदारी मामलों के लिए स्थापित न्यायिक संस्था कौन सी है? राजस्थान में जिला स्तर पर, क्योंकि ये भी न्यायिक संस्था पूरा दे रखा है तो कोई भी पूछा जा सकता है, फौजदारी मामलों के लिए स्थापित न्यायिक संस्था कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सेशन कोर्ट। कौन से? सेशन कोर्ट हो जाएंगे। अगला, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पूरा पता लग गया कि कमलनाथ वर्मा थे, कमलकांत वर्मा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये देखिए, अब दो चीज आ गई, 217 2 में है या 217 1 में। ये तो क्लियर हो गया कि 217 में। तो याद रखना, 217 2 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता है, जो मैं आपको बता चुका हूं। संविधान के अनुच्छेद 217 1 में क्या प्रावधान है? एक के ख में क्या प्रावधान? आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्या प्रावधान है? तो याद रखना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने की प्रक्रिया, पद से संसद में महाभियोग लगता है वैसे हटता है, आपको पता है। राज्य के जिला न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ की जाती है? तो जिला न्यायालयों में अगर अपने साथ न्याय नहीं होता है तो हम कहाँ जाएंगे? उच्च न्यायालय में। और उच्च न्यायालय में नहीं होता है तो हम कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद किस तरह रिक्त हो जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि मेन चीजें मैं आपको बता चुका हूं, दिक्कत आपको किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। फिर भी देखो, 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने या इससे पूर्ण स्वैच्छिक रूप से अगर वो त्याग पत्र देता है तो पद रिक्त होगा, बिल्कुल बात सही है।
किसी जज का स्थानांतरण अन्य हाईकोर्ट में करने पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करने पर, हाँ, वहां से पद रिक्त हो जाएगा, बिल्कुल बात सही है। संसद द्वारा पारित महाभियोग के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाने पर, यह भी बात सही है। ये सारी बातें मैंने शायद बता दी, आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए, पहले मैं सारा वर्णन कर चुका हूं अनुच्छेदों में। उपयुक्त सभी स्थितियों में पद रिक्त हो जाता है। यदि कोई पक्षकार राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट न हो तो वो कहां जाएगा? कहां जाएगा? देखो, दो बातें हैं। एक शब्द आता है उच्च, एक आता है उच्चतम न्यायालय। इसका मतलब उच्च छोटा है और उच्चतम बड़ा है। यहाँ न्याय नहीं मिले तो कहाँ जाएगा? अगर यहाँ न्याय नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएगा? सीधी सी बात है, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ये तो जाहिर सी बात है। और अमूमन आजकल तो हम ये बातें सुनते हैं, कोई भर्ती हाईकोर्ट में अगर कोई दबाव आ जाती है तो वहां चली जाती है। जैसे आपको नहीं पता, रीट देखा हुआ, रीट की भर्ती अभी हाईकोर्ट में फंसी है, और जहां तक मेरा मानना है रीट की भर्ती सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगी। छोटे छोटे मामले आजकल सुप्रीम कोर्ट तक में, क्योंकि बहुत छूट दे रखी है, इसलिए न्यायाधीशों के पद खाली पड़े हैं और मामले करोड़ों में इतने पड़े हैं कि सुलझे नहीं जाते। कई व्यक्तियों की तो मृत्यु हो जाती है, उनको न्याय मिलता ही नहीं है। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? ये लगा लेना भी स्टार, 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। स्वीकृत संख्या कितनी है? ऐसे नहीं पूछेगा कि वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश है, क्योंकि घटती बढ़ती रहती है, वो नहीं पूछेगा। वो पूछेगा स्वीकृत, तो 50 है। कितनी है? 50 है। पहले 40 थी, अब 50 कर दी, क्योंकि जब गठन हुआ तब 11 थे, 12 थे, 11 प्लस 1। उसके बाद 1950 में 7 हो गए, फिर धीरे धीरे बढ़ते गए, 20 है, कभी ऐसे करते करते अब वर्तमान में 50 आ चुके हैं। याद रखना, वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलता है? ये वेतन का मैंने अनुच्छेद भी बताया था, साथ साथ में कमेंट कर दो कि वेतन भत्ते का जो अनुच्छेद था वो क्या था। 221 के तहत मैंने बताया था ना, ध्यान रखना, 2.5 लाख रुपए मुख्य न्यायाधीश को मिलते हैं, 2.25 लाख रुपए अन्य न्यायाधीशों को मिलते हैं। 2,50,000। और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है ना, उसको 2,80,000 रुपए मिलते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए मिलते हैं। ये चीजें सारी याद रखनी है, पेपर में पूछा जा सकता है। निम्न में से राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे। इनमें से ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक नहीं रहे, कार्यवाहक मैंने बताया था पद रिक्त हो जाता है, कुछ समय के लिए हो जाता है, तो इसमें अमिताभ राय है, ये नहीं रहे। जीएम पंचाल, राजेश भल्ला, अरुण कुमार मिश्र और मोहम्मद रफीक, 4 ऐसे मुख्य न्यायाधीश हमारे जो न्यायाधीश रहे, जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला। हालांकि राजेश भल्ला और अरुण कुमार मिश्र ये आगे न्यायाधीश भी बने थे, मुख्य न्यायाधीश। अमित रॉय ये कार्यवाहक नहीं रहे थे, ये मुख्य न्यायाधीश बने थे। ये आपके उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के सारे क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिए। कोई अगर डाउट अभी भी आपको लगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, या कोई क्वेश्चन रहे, क्योंकि मैं एक बड़ी बात बहुत बार कह देता हूँ, जब भी आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के लिए वीडियो बनाता हूँ, इस वीडियो को जो देखेंगे बुद्धिजीवी होंगे। अब सारे जो जो बुद्धिजीवी है, अगर आपको कोई गलती लगे कि शायद आपका मानसिक स्तर बहुत अच्छा है और आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, अगर उस स्टेज पे आप पहुंचे हो, इसकी तैयारी करे हो, इसका मतलब आपको कुछ अच्छे हर एक फैक्ट पता है, तो आप मुझे भी जरूर बताएं। अगर इनमें से भी कुछ बातें रह जाती है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि ये चीज थी, ये थी, या आपने ये बताया, जरूर आप बताएं। मैं आपकी सलाह, आपकी सहायता के लिए आतुर रहूंगा। जो भी है, बहुत सारे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आप थोड़ी सी नाम कुछ विद्यार्थियों के लेता हूं, जैसे नाम आया है इसके अंदर मनीषा अग्रवाल, ओपी यादव जी। इसके अलावा मेरे पास कुछ एक महानुभाव अच्छे बुद्धिजीवी जुड़े हुए हैं जो लगातार मुझे प्रोत्साहित करते रहते हैं। ओपी जाटोलिया जी, ठीक है, राज गोला जी। इसके अलावा एक मेरी सिस्टर के रूप में मेरा अच्छा सम्मान देते हुए दिव्या ज्योति जी, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर से बिलोंग करते, बहुत अच्छे मुझे और कॉन्फिडेंस देते हुए, मैं लगातार उनकी प्रेरणा से लगातार आपको वीडियो देता आ रहा हूं, ताकि मैं बढ़िया तरीके से आपको वीडियो दे सकूं। तो आप इसी प्रकार आपका प्यार बना रहे, लगातार मैं आपको जो आप टॉपिक दोगे उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा। मेरी पूरी कोशिश रहती है किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हो, क्योंकि इतने बड़े वीडियो बनाने के लिए पूरा संघर्ष और पूरा सिस्टम देखना पड़ता है। जैसे शायद सोनिया नरवालिया जी, मनीषा शर्मा जी, स्वाति अग्रवाल जी, बद्री यादव जी, और राजगोला भरतपुर से निशा है, पूजा मीना है, ये भी लगभग फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज लेक्चरर की सॉरी तैयारी कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। नेमी चंद कुमावत जी है, और भी है, शायद मैं 3-4 के नाम जानते हैं और उनसे पर्सनली मिलता रहता हूँ। दिव्या ज्योति जी, उनका पूरा सहयोग। रेखा खिच्चर के अलावा भी कुछ विद्यार्थी हैं जो मेरे साथ लगातार जुड़े हुए। अच्छा, उत्कट जी, हमारे चौपत राम जी है, उनका भी अच्छा सहयोग रहता है। और भी पाली डिस्ट्रिक्ट में सेकंड ग्रेड लगे हुए हैं। फिर एक मित्र हैं हमारे इस हनुमानगढ़ जिले से, नौर भादरा से ही करते हैं,
प्रिंस गोयल जी, तो सब विद्यार्थियों को मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ और मुझे कोशिश हो कि आप मुझे अच्छे से ज़्यादा प्रेरणादायक टॉपिक देते रहें। इस टॉपिक में आप जो गलती लगे या कुछ रह गया मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। गुड नाइट।